नमस्कार दोस्तों, बालोतरा आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो पीछे की क्लास थी किशोरावस्था में विकास के विभिन्न आयाम, उस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। उस टॉपिक से जो पीछे बचे हुए कुछ एक हमारे प्रकरण था उसको आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे एक मित्र है, उससे बात हो रही है, वो साइकोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। यदि वो सफल हुई हमारी बातचीत, तो आपके लिए साइकोलॉजी का एक नया शिक्षक हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो उससे पहले मैंने सोचा कि विकास के आयाम थे, विकास के आयाम में हमने शैशवावस्था को पढ़ लिया, बाल्यावस्था को पढ़ लिया और अब हम किशोरावस्था को पढ़ रहे हैं। तो किशोरावस्था में हमने शारीरिक विकास और मानसिक विकास को हमने अध्ययन कर लिया है दोस्तों। आज हम उससे आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर भी आपको 30 में से 30 अंक दिलाने का है दोस्तों। हम चाहते हैं कि इतना मैटर आपको दे दें जो ज़्यादा भी ना हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट हो। उसमें से जितना भी हम पढ़ें उसमें से ही एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें क्वेश्चंस आए। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था में विकास के विभिन्न आयाम। उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हमारे सिलेबस का नाम, हमारे टॉप विषय का नाम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्या है दोस्तों? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों हम। इसमें हम पढ़ रहे हैं विकास के आयाम। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? विकास के आयाम। विकास के आयाम में आज हम किशोरावस्था में, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था है जो किशोरावस्था में विकास के विभिन्न आयाम। किशोरावस्था में विकास के आयाम। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था। इसके बारे में हमने पहले जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है दोस्तों। आज हम इससे आगे की क्लास को प्रारंभ कर देते हैं। उस क्लास के अंत में हमने जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं डेविड अल्काइड, तो उन्होंने कुछ है वो अहम केंद्रवाद विकसित किए हैं कि उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में बालकों में कई ऐसे अहम केंद्रवाद की प्रवृत्तियां जन्म ले लेती है दोस्तों। उनमें उस परिस्थितियों में उन्होंने दो महत्वपूर्ण अहम केंद्रवाद है उसके उदाहरण बताए, दो परिस्थितियां बताई दोस्तों। कौन कौन सी बताई? तो उन्होंने दो, किसने बताई है, कौन से मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? डेविड अल्काइड। तो उनमें जो उन्होंने अहम केंद्रवाद की दो परिस्थितियां बताई है, पहले हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उस दिन थोड़ा बहुत क्लास लास्ट में मिस्टेक नहीं हुई थी लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसका आज वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि डेविड अल्काइड ने, किसने दोस्तों? डेविड अल्काइड है जो एक मनोवैज्ञानिक है। डेविड अल्काइड ने अहम केंद्रवाद का विवरण दिया है। अहम केंद्रवाद विकसित होते हैं इस अवस्था में, विकसित होते हैं। अहम केंद्रवाद विकसित होते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो पहला जो हमारा अहम केंद्रवाद था उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा अहम केंद्रवाद था उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो अहम केंद्रवाद था उसके बारे में हमने पहले बात की थी कि अहम केंद्रवाद वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें काल्पनिक श्रोता का जो विचार है वो किशोरों में आता है। कौन सा आता है दोस्तों? काल्पनिक श्रोता का विचार। तो एक नंबर हम देखते हैं कि अहम केंद्रवाद कौन सा है दोस्तों? काल्पनिक श्रोता का विचार। काल्पनिक श्रोता होता है, उसमें काल्पनिक श्रोता का विचार है वो आ जाता है। इसमें क्या होता है कि बालक ये विश्वास करने लगता है, ये समझने लगता है कि दूसरे लोग
मेरे प्रति इतने आकर्षित है जितना मैं स्वयं मेरे प्रति आकर्षित हूँ। मतलब ये है कि बालक किशोर या किशोरी यह विश्वास करने लगते हैं किशोर या किशोरी यह विश्वास करने लगते हैं कि लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। जैसे मैं स्वयं अपने प्रति ध्यान दे रहा हूँ। ये दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या कहा है कि बालक इस अवस्था में, जो किशोरावस्था है, उस समय उसमें स्वयं के प्रति इतनी जागरूकता आ जाती है कि वो विश्वास करना लग जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बालकों को आपने देखा होगा कि अपने चेहरे का, अपने रंग ढंग का, अपने चलने का तरीका, विभिन्न प्रकार के जो भी तरीके हैं उन सभी को वह आजमाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा लगूं, सारे लोग मुझे ही देखें। तो ये विश्वास कर लेता है कि जितना मैं अपने प्रति सजग हूँ, जितना मैं अपना ध्यान रखता हूँ, अपने प्रति आकर्षित हूँ, दूसरे लोग ही इतने ही मेरे प्रति आकर्षित है, मेरे प्रति ध्यान देते हैं। तो इसका एक उदाहरण लेता हूँ दोस्तों कि लड़की, जब इसके हम उदाहरण लेते हैं तो मान लो लड़के के शर्ट पर स्याही का धब्बा लग गया। क्या लग गया दोस्तों? स्याही का धब्बा। जब लड़के के शर्ट पर स्याही का धब्बा लगा है तो वो ये सोचता है कि हर कोई लोग मेरे स्याही के धब्बे को देखेंगे और मैं भद्दा लगूंगा। और कभी अच्छे कपड़े पहनता है तो वो ये सोचकर सभी के सामने से आगे से चलता हुआ नजर आता है कि हर कोई मुझे ये कहे कि वाह भाई, आज तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, कितने की लाई है, कहाँ से लाई है। मतलब है कि सारे लोग मेरे प्रति मुझे ही देखें। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी लड़कियों के प्रति। जब लड़कियों के क्या होता है दोस्तों, लड़कियों के चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती है। फुंसियाँ होती है। जब लड़कियों के चेहरे पर फुंसियाँ होती है तो वो लड़की हमेशा यही सोचती है कि हर कोई मुझे लाइक नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो वह उसके बारे में ही सोचती है। मतलब ये है कि काल्पनिक श्रोता का जो विचार है, भले ही दूसरे लोग उसके बारे में ये नहीं सोचे, लेकिन वो खुद ये कल्पना करता है और ये विश्वास भी कर लेता है कि दूसरे लोग मेरे प्रति ऐसी ऐसी राय बना रहे हैं। तो इसलिए वो अपने प्रति सजग रहते हुए अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखता है, अपने वेशभूषा का, पहनावे का, अपने व्यवहार का। मतलब हर कोई लोग उसके प्रति आकर्षित हो। तो दोस्तों इससे अगली इसमें महन बात यही है कि लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें मेन बात है कि ध्यान हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं दोस्त लोग उसके प्रति, ये वो विश्वास करता है, सोचता है। तो इसे हम काल्पनिक श्रोता का विचार या अहम केंद्रवाद कहते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा अहम केंद्रवाद है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो ये दूसरा अहम केंद्रवाद कौन सा है दोस्तों। पिछली क्लास आपने देखी होगी तो बताइएगा कि डेविड अल्काइड है, उन्होंने दूसरा अहम केंद्रवाद कौन सा बताया है दोस्तों। तो व्यक्तिगत दंत कथा है, उसके बारे में डेविड अल्काइड है, उन्होंने क्या बताया है? व्यक्तिगत दंत कथा। व्यक्तिगत दंत कथा। व्यक्तिगत दंत कथा क्या होती है दोस्तों, आप बताइएगा कि पर्सनल फैबल कहते हैं इसे इंग्लिश में।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आप बताइएगा। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी आज और दे देता हूँ कि जो ये हमारा व्यक्तिगत दंत कथा है, जो पर्सनल फेबल जिसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि किशोर या किशोरी स्वयं को, अपने आप को अद्वितीय का भाव विकसित हो जाता है। मतलब है कि किशोर या किशोरी स्वयं को अद्वितीय, स्वयं को अद्वितीय यानी यूनिक, अद्वितीय समझते हैं, समझने लगते हैं या ऐसा भाव आता है दोस्तों। स्वयं को अद्वितीय समझते हैं या स्वयं को यूनिक समझने का भाव उनमें विकसित हो जाता है जब वो वास्तविकता से दूर चले जाते हैं और ये समझते हैं कि मैं इन सभी लोगों से एक अलग व्यक्ति हूँ, मैं इन सभी से अलग हूँ, मैं अपने आप में बहुत अच्छा हूँ, ये इसके बारे में सोचते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वह ऐसी दंत कथाएँ दोस्तों क्या होती है कि अपने हिसाब से बनाई हुई कथाएँ। और व्यक्तिगत दंत कथाओं में दोस्तों जो किशोर है वह वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है और अपनी ही एक मनगढ़ंत स्वयं की दुनिया बना देता है, और उस दुनिया में अपने संबंध में जितने भी वो कल्पना करता है उसके संबंधी कल्पनाओं से भरी कहानियाँ लिखता है, कहानियाँ बनाता है, कहानियाँ लिखता है। कल्पनाओं अपनी कल्पनाओं की दुनिया अपने कल्पनाओं की दुनिया बना लेता है, कल्पनाओं की दुनिया की कहानियाँ लिखता है। क्या करता है दोस्तों? अपनी कल्पनाओं की दुनिया की कहानियाँ लिखता है। अक्सर हमने देखा होगा कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, लिखता है, कहानियाँ लिखता है। इसे हम व्यक्तिगत दंत कथा कहते हैं कि मतलब कहानियाँ गढ़ता है, कहानियाँ लिखता है, बनाता है, कहानियाँ लिखता है या गढ़ता है या बनाता है दोस्तों। ये बनाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल क्या होता है। और दंत कथा के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ दोस्तों कि वह अपने आप को अद्वितीय समझने लगता है और कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। और जो दंत कथा है, ये दंत कथा दोस्तों डायरी का भाग होता है, डायरी का भाग होती है, डायरी का भाग होती है। दंत कथा क्या होती है दोस्तों? डायरी का भाग होती है। डायरी क्या होती है? लोग अपने बारे में, दिन प्रतिदिन के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसकी दिनचर्या को इसमें बताते हैं कि मैंने क्या किया, क्या करूँगा, क्या कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में जब वो डायरी में लिखता है तो ये भी एक डायरी का ही भाग है दंत कथा दोस्तों। ये आपको डेविड एल्काइड ने जो अहम केंद्रवाद के 2 प्रकार विकसित किए, 2 प्रकार बताए, ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांस है दोस्तों। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसको याद करना है अप्लाइड तरीके से, ऐसी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हमारे वहाँ पर नहीं आएगा। इसको किसी के ऊपर अप्लाइड, किसी सिचुएशन में लागू करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसकी सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। कोई उदाहरण लेके इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा दोस्तों? कि काल्पनिक श्रोता का जो प्रश्न है ऐसे बनेगा कि एक किशोर है या 15-16 वर्ष का एक बालक है, वह हमेशा ये सोचकर चलता है कि लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझको देखेंगे, ये सोचकर चलता है। तो ये कौन-सा अहम केंद्रवाद है या ये उस बालक में कौन-सी प्रवृत्ति है? ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको मिलेंगे। इसको किसी भी सिचुएशन में, मैंने सिचुएशन बता दी कि किस तरह से इसमें सिचुएशन होती है, क्योंकि लाइन टू लाइन साइकोलॉजी में हमारे प्रश्न नहीं आता है। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाने सीखने होंगे, उसके आंसर निकालने सीखने होंगे। जब आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस, कैसा भी सिचुएशन बेस्ड जो अप्लाइड क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए, उसको आप करने में सक्षम होंगे दोस्तों। ये मैं आशा करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब दोस्तों हम इससे आगे की बात करते हैं कि हमारे पास
जो अब हम इससे आगे की बात करते हैं दोस्तों कि इसके आगे हमें जो है हमारे पास सामाजिक विकास है, जो 2 विकासों के बारे में हमने बात की थी किशोरावस्था में। अब हम इससे आगे चलते हैं थोड़े और सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है, किस तरह होता है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। सामाजिक विकास किशोरावस्था में कैसे होता है? सामाजिक विकास किशोरावस्था में सामाजिक विकास किशोर का सामाजिक विकास कैसे होता है? दोस्तों, किशोर किस तरह से समाजीकरण को प्राप्त करते हैं, समाजीकृत होते हैं, समाज के नियमों के संपर्क में आते हैं। बालक बाल्यावस्था से ही समाज के नियमों में आ जाता है, समाज के नियमों को समझने का प्रयास करता है और उसको अपने जीवन में अप्लाइड करने का भी प्रयास करता है। दोस्तों, तो जो हमारी ये सामाजिक विकास है, इस अवस्था में बालक का समाजीकरण बहुत तीव्र गति से होता है। क्या होता है दोस्तों? समाजीकरण समाजीकरण बहुत ही तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। समाजीकरण क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात की थी। समाजीकरण का अर्थ होता है कि बालक समाज के नियमों को, रीति रिवाजों को, उसकी व्यवस्था को समझे और उसी के अनुसार कार्य करे। और विद्यालय हमारा इस कार्य को बालक का समाजीकरण करने में अहम योगदान देता है। दोस्तों, समाजीकरण क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये लास्ट जो अवस्था है हमारी, इसमें बालक अच्छे तरीके से परिपूर्ण रूप से समाजीकृत हो जाता है, समाज के नियमों से अवगत हो जाता है, उनको जान जाता है, समझ जाता है। इसके बाद में नया सामाजिक समूह बनाता है बालक और सामाजिक प्रौढ़ता आ जाती है। मतलब है कि नया सामाजिक समूहन क्या होता है? नया सामाजिक समूहन या फिर सामाजिक प्रौढ़ता। दोस्तों, सामाजिक प्रौढ़ता से क्या मतलब है आप बताइएगा। सामाजिक प्रौढ़ता मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से बालक में विकसित हो जाती है। नया सामाजिक समूह का मतलब होता है कि हमने पहले बात की थी कि इस अवस्था में बालक विषमलिंगी जो समूह है उसमें विशेष रूप से रुचि रखता है। यौन संबंधित मामले होते हैं, जो उसके यौवन से युवा हो जाता है तो उन मामलों में बौद्धिक रुचि लेने लग जाता है। दोस्तों, तो फिर हम इसके बारे में उसका एक अच्छा सा सामाजिक समूह बना लेता है। जब समाज उससे जो भी अपेक्षाएं आशाएं रखता है, जो प्रौढ़ करते हैं, जो प्रौढ़ समाज के नियमों को फॉलो करते हैं, बालक जब उन नियमों को फॉलो करना सीख जाता है तो उसे हम सामाजिक प्रौढ़ता कहते हैं। दोस्तों, अब हमारी इसकी अगली बात करते हैं तो तीसरी बात करते हैं तो व्यक्तिगत, मतलब इधर है वो बालक व्यक्तिगत बनने लग जाता है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। दोस्तों, व्यक्तिगत मित्रता, बालक इस अवस्था में व्यक्तिगत हो जाता है। इस अवस्था में बालक है वह, इससे पहले बाल्यावस्था में बालक क्या था? दल में रहता था, दल की बात मानता था और अंत में जाके किशोरावस्था आ जाती थी तो उस समय बालक है, बालकों में वैषम्यता भी फैल जाती थी, क्योंकि जो बालक किशोरावस्था के नज़दीक है वो विषम लिंग में रुचि रखते हैं और जो बाल्यावस्था के प्रारंभ में है या शुरू में है या जो बीच में है वो हमेशा अपने समलिंगी में रुचि रखते हैं। तो ऐसे करके वो समस्या उत्पन्न हो गई थी टोली में। तो यहाँ पर बालक है वो घनिष्ठ मित्रता किसके साथ करता है? वो उसका व्यक्तिगत मामला हो जाता है और बाल्यावस्था में उसका मामला है वो एक समूह का होता है। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं हम सामाजिक विकास की। अगली बात करते हैं कि बालक है वो अपने मित्र का चयन है वो किस आधार पर करता है? उसका नया मूल्य विकसित कर देता है। मतलब है कि नया मित्र चयन का अपना सामाजिक मूल्य विकसित कर लेता है। क्या करता है दोस्तों? सामाजिक मूल्य विकसित कर लेता है। अपने नए पैरामीटर वो स्थापित कर लेता है कि मुझे
नया दोस्त बनाने के लिए कैसा मुझे नया दोस्त मिलना चाहिए। ये दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में देखा है कि बालक है, जिस प्रकार का इस समय बालक है वो अपनी रुचियों, अपनी इच्छाओं एवं अपने जैसा ही मित्र ढूँढता है। जैसा कि बालक इस अवस्था में नशे की लत वाला है, तो वो नशे वाला दोस्त ढूँढेगा। कोई दोस्त कोई अच्छा मित्र बनाना चाहता है, जैसा वो स्वयं होता है ऐसा ही मित्र ढूँढता है। मतलब इसमें उसके स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों का वो निर्माण करता है कि मुझे किस तरह का मित्र बनाना है। जैसा वो होता है उसको उसके जैसा ही मित्र मिल जाता है। इस समय इसकी रुचियाँ, उसकी जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए वह मित्र बनाता है कि मुझे मेरे जैसा ही मित्र मिले। क्योंकि जब उसके विचार, सोच सब कुछ एक होने चाहिए इस अवस्था की, ये बालक सोचता है कि मुझे मेरा मिलने वाला मित्र मेरे जैसा ही मिले। इस समय सामाजिक अंतःक्रियाएँ भी बढ़ जाती है। क्या है दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रियाएँ। सामाजिक अंतःक्रियाएँ। सामाजिक अंतःक्रियाएँ क्या होती है दोस्तों? तो बालक है वो समाज में रहता है, समाज की बातों को सीखता है, तो उनके बारे में वो सीखता है, समझता है। तो इसे हम सामाजिक क्रियाएँ कहते हैं कि बालक अपने जो मूल्य है उसको आगे बढ़ाता है, उसके बारे में समझता है। शादी समारोह, सामाजिक जितने भी उसके पास अवसर होते हैं समाजीकरण के, उन सभी में भाग लेता है। बालक समाज को समझता है और समझ करके अपनी राय भी स्थापित करता है। और ये भी हमने बालकों को, किशोरों को कहते हुए सुना है कि ये आप गलत करते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारी बातें करता है, तो वो उसे सामाजिक अंतःक्रियाएँ हम कहते हैं कि उसने ये गलत कर दिया। अपने जो अपनी स्तर है, अपने जो नए पैरामीटर बनाता है, उसके आधार पर वह अंतःक्रिया करता है। फिर इधर है कि सामाजिक समायोजन बालक का हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? सामाजिक समायोजन ऊपर लिखता हूँ दोस्तों। ये आपने बात समझ में आ गई है कि इस अवस्था में बालक का सामाजिकरण है वह तीव्र गति से होता है। नया सामाजिक समूहन होता है इस समय और सामाजिक प्रौढ़ता को प्राप्त कर लेता है बालक। सामाजिक प्रौढ़ता का मतलब ये होता है कि जो प्रौढ़ वर्तमान समय में, उस समय में जो कार्य करते हैं, जो करने के सक्षम है समाज के नियमों के अनुसार, बालक से ये आशा की जाती है कि बालक उन कार्यों को करने में सक्षम हो। बालक इस अवस्था में उन कार्यों को करने के लिए सक्षम हो जाता है। इसके बाद में घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता होती है। बालक अपने बहुत ही करीब, कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड बनाता है बालक इस अवस्था में। ये कहता है कि वो मेरा फलाना फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। उसके बिना वो कहता है मैं खाना भी नहीं खाता, ये भी नहीं करता। इस अवस्था में ऐसे कुछ हमें लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों। मित्र चयन के उसके नए मूल्य विकसित करता है, वो नया मित्र अपने हिसाब से बनाता है। फिर सामाजिक अंतःक्रियाएँ जिसके बारे में हमने बात की दोस्तों। अब हम अगली बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक का सामाजिक समायोजन हो जाता है। धीरे-धीरे बालक विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएँ करता-करता बालक समाज के बनाए हुए नियमों को स्वीकार कर लेता है, तो उसे हम सामाजिक समायोजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया है दोस्तों। सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सामाजिक समायोजन होता है जिसके बारे में हमने बात की है दोस्तों, कि सामाजिक समायोजन है जिसके बारे में हमने क्या बताया कि बालक है वो समाज के बनाए गए नियमों को, रीति रिवाजों को, अपनी विभिन्न प्रकार की, जब बालक है वो अपने सुझाव देता है, उन सुझावों के बाद में वो समाज के बनाए गए सुझावों को, नियमों को मानने में राज़ी हो जाता है कि ये बनाए हुए हैं वो सही है। इसलिए वो समाज का जो है सामाजिक समायोजन कर लेता है कि ये सारे सही है, हमें यही करना है और नहीं करना है तो उसको बदलने के लिए ये करता है। इस अवस्था में बालक में स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना की अवस्था भी आती है। स्वतंत्रता क्या दोस्तों? फ्रीडम। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं विद्रोह। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना ये होती है कि इस अवस्था में बालक चाहता है कि मैं
अब बड़ा हो गया हूँ, जो भी करना चाहूँ उसमें मुझे पूरी आज़ादी मिले, जो भी करूँगा मैं सही करूँगा, मैच्योर हो गया हूँ, जो भी कार्य करूँगा वो मैं अच्छे तरीके से करूँगा दोस्तों। तो ये उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब वो कार्य करना चाहता है, उसको उसके माता-पिता, समाज के लोग, गुरुजन जो भी है, बड़े-बुज़ुर्ग उसको देखते हैं कि वो किसी गलत मार्ग पर जाता है, तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तब वो उसका विद्रोह करता है, क्रांति करता है। तो इस अवस्था में स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना भी विकसित हो जाती है। और अगली बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक समारोहों में भाग लेना। सामाजिक समारोहों में भाग लेना। ये बात आपको मैंने डेविड एल्काइड के जो अहम केंद्रवाद थे उनमें बताई थी कि बालक इस अवस्था में ये सोचता है कि सभी लोग उसको देखें। ये अवसर लोगों को देने के लिए वे सामाजिक समारोह में जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देखें और मैं कैसा अच्छा लगता हूँ। ये अवस्था इस कारण बालक है वो अधिक से अधिक सामाजिक समारोह में भाग लेता है और वहाँ की गतिविधियों को समझता है और वहाँ का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक समारोह जैसे शादी, ब्याह, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम, इन सभी में बालक भाग लेना सीखता है। तो दोस्तों, सामाजिक जो विकास है बालक का किशोरावस्था में किस तरह से होता है, कैसे होता है, इस अवस्था तक लगभग बालक का संपूर्ण जो सामाजिक या जितना भी विकास होना है वो हो जाता है। समाजीकरण पूर्णता की ओर बढ़ जाता है दोस्तों। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारा अगला विकास का आयाम है संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि संवेगात्मक विकास है वो किशोरावस्था में किस तरह से होता है, कैसे होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर हमारा संवेगात्मक विकास। कौन सा विकास? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास दोस्तों, संवेगात्मक विकास क्या है, संवेग क्या होते हैं दोस्तों, जो उसके बारे में हमने बात की थी। तो संवेगात्मक विकास है वो इस अवस्था में कैसे होता है। तो दोस्तों, जो शारीरिक विकास है वो शारीरिक विकास से संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। तो बात करते हैं पहले कि शारीरिक विकास से संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। शारीरिक विकास से संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे होता है दोस्तों, आप उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। शारीरिक विकास से संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि इस अवस्था में बालक के लगभग सभी संवेग अपने युद्ध स्तर पर होते हैं। तो इस अवस्था में बालक का जो अच्छा हष्ट-पुष्ट है, उसका अच्छा शरीर है, तो वो हर किसी के सामने जाने से नहीं कतराएगा, उसको और खुशी होगी। बालक है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बनेगा क्योंकि उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए क्योंकि हमने अहम केंद्रवाद की बात की थी कि उसमें बालक है वो अपने प्रति अधिक सजग हो जाता है, तो अपने प्रति अधिक सजग हो गया। अब उसका शरीर बहुत अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, तो वो किसी के सामने जाने से शर्म महसूस नहीं करेगा। यदि उसका शरीर दुबला-पतला है, ठिंगना-सा है या फिर जो भी उसको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं है, तो वो बालक दूसरों के सामने जाने से शर्म महसूस करता है। तो इसलिए जो उसका शारीरिक विकास है, सीधा-सीधा संवेगात्मक विकास है, वो प्रभावित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो इस अवस्था में जब शुरुआत में जो संवेग है वह अस्थिर होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि संवेग किशोरावस्था की शुरुआत में किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोरावस्था के प्रारंभ में संवेग कैसे होते हैं दोस्तों? ये प्रारंभ में संवेग कैसे होते हैं? संवेग अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अस्थिर होते हैं। अस्थिर क्यों होते हैं दोस्तों? इस समय में बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिवर्तन होते हैं, विकास होता है, बालक परिपक्व होता है, लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। तो इस समय उसके संवेग है वो अस्थिर
होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बालक के जो किशोरावस्था के अंत तक, अगली हम बात करेंगे कि किशोरावस्था के अंत तक, किशोरावस्था के अंत तक बालक में संवेग, अंत तक संवेग है वह, किशोरावस्था के अंत में जो बालक में संवेग है वह स्थिर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। किशोरावस्था के अंत तक संवेग स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। यह बात समझ में आ गई है दोस्तों कि बाद में बालक के संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है। बालक में संवेग है वह संतुष्टि उसको मिल जाती है, तो बालक में जो संवेग है वो स्पष्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमने इन सभी की संवेगात्मक विकास की बात की। बालक संवेगात्मक रूप से समृद्ध हो जाता है। अब हम विकास की जो अगली अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने बात किया। नैतिकता भी बालक में आ जाती है। अब हम कुछ चिंताएं है बालक में। किशोरावस्था क्या है कि भ्रांतियों की अवस्था है, हमने बात किया था। तो बालक में इस समय के विभिन्न प्रकार के जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उन अवस्थाओं में इन कारणों से बालक में विभिन्न प्रकार की अनिश्चिंतता पाई जाती है। बालक कभी कभी सोचता है कि मैं अकेला रहूं, कभी कभी उसमें आत्म संदेह होता है दोस्तों, या फिर स्वयं के बारे में, या फिर स्वयं के भविष्य के बारे में वो बहुत कुछ सोचता है। इस अवस्था में बालक अपने लिए बहुत कुछ सोचता है दोस्तों, उनके बारे में बालक, तो इसके बारे में बालक में बहुत सारी जो चिंता है वो घर कर जाती है दोस्तों। अब इस अवस्था की हम बात करेंगे तो बालक में किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ या फिर कहें कि चिंताएं वो उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, किशोरावस्था ने हमने तनाव, तूफान की अवस्था, बहुत सारी अवस्थाओं की हमने विशेषताओं की बात की। तो उन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों में जो विभिन्न प्रकार की चिंताएं या फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो किशोरावस्था में कुछ चिंताएं या भ्रांतियां। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में, किशोरावस्था में बालकों में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती है दोस्तों? चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या क्या होती है प्रमुख चिंताएं? कुछ प्रमुख चिंताओं के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो किशोरावस्था में कौन कौन सी चिंताएं होती है, क्यों होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों चिंता क्या होती है। बालक जब कुसमयोजित हो जाता है तो वह किसी भी जो बात है ये सोचकर घबराहट उत्पन्न कर लेता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तो चिंता क्या होती है? अब हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे। एक तो चिंता, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि चिंता क्या होती है। हमारे पास ऐसे दो शब्द आएंगे दोस्तों। तो किशोरावस्था और बाल विकास, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़े तो उसके लिए उससे पहले हमें जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हमें आना बहुत ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या होता है। जब हम किसी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं तो आधी समस्या हमारे सामने से सुलझ जाती है, क्योंकि किशोरावस्था के बारे में हमने पढ़ा था कि बालक प्रयास और त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता है, उसका थोड़ा सा विकास हो जाता है, फिर वो समस्या के समाधान पर क्रमबद्ध तरीके से ध्यान देने लगता है, समस्या का क्रमबद्ध तरीके से समाधान ढूंढता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि चिंता क्या होती है। चिंता ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में, अपने बारे में गलत होगा, अपने बारे में ये सोचता है। मतलब ये लिख देता हूँ कि बालक घबराहट महसूस करता है। गलत कुछ गलत होगा मेरे साथ, होगा मेरे साथ, ऐसा सोचकर, ऐसा सोचकर घबराहट महसूस करता है। क्या करता है? घबराहट महसूस करता है, घबराहट महसूस करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चिंता कहते हैं कि बालक ये सोचकर
अपने आप में एक घबराहट महसूस करता है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन ये सोचता है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसे हम चिंता कहते हैं। एक दोस्तों हमारे पास एक दूसरी बात है हमारे पास कि दुश्चिंता। क्या है दोस्तों? दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है दोस्तों कि कुछ भी ना हो, अपने आप में ऐसे ही मान लेना, बिना किसी वजह से चिंता करना, उसे हम दुश्चिंता कहते हैं दोस्तों। बिना किसी कारण के, क्या? बिना किसी कारण के चिंता करना। बिना किसी कारण के चिंता करना दुश्चिंता कहलाता है। दुश्चिंता किसे कहते हैं दोस्तों? बिना किसी कारण के चिंता करना दुश्चिंता कहलाती है। ये दोस्तों कुसमायोजन के प्रकार है। बालक कुसमायोजित हो जाता है। जब बालक समायोजित होता है तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब बालक कुसमायोजित हो जाता है, अपनी परिस्थितियों के साथ वो समायोजन नहीं कर पाता है, तब उसके साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो अब हम बात करते हैं कि बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में। तो वो बालक कभी सोचता है कि उसमें अनिश्चिंतता पाई जाती है, उसमें निश्चिंतता नहीं होती है, इसलिए उसमें कभी-कभी सोचता है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊँ, अकेला रहूँ। इसलिए अकेलेपन का भाव भी उत्पन्न होता है। कभी बालक है वो आत्मसंदेह में रहता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। हम आपस में द्वंद चलता है कि मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ या नहीं करूँ। इस प्रकार के फिर सोचता है, बहुत सारे लोग उसे कहते मिल जाते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, ऐसे करो, कल भूखे मरोगे, स्कूल से बाहर जाने के बाद में कॉलेज में जाओगे, क्या-क्या करोगे, क्या-क्या नहीं करोगे। तो बहुत सारे लोग उसके संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से वे अपने प्रति या अपने भविष्य के प्रति भी चिंतित हो जाते हैं बिना किसी वजह से। तो उसे हम उससे कुछ चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों। यदि बालक इन सभी समस्याओं के ऊपर, जो भी उसके सामने अनिश्चिंतता है या फिर दुश्चिंता है, जो भी समस्या है, अकेलापन है, उन सभी से, इन समस्याओं से समाधान कर लेता है बालक। मतलब एक तो अनिश्चिंतता, क्या दोस्तों? अनिश्चिंतता। बालक में अनिश्चिंतता होती है। और बालक क्या होता है दोस्तों? अकेलापन में रहना चाहता है। अकेलापन, अकेलापन या दुश्चिंता, इन सभी कारणों से बालक जब इनसे इन समस्याओं को सुलझा लेता है, इन समस्याओं को हल कर लेता है, तो बालक में एक कर लेता है तो बालक समायोजित हो जाता है। पहली बात तो उसमें उत्तेजना होती है, हर्ष एवं सक्षमता का वो अनुभव करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसमें बालक में एक तो कर लेता है। तो बालक में कौन-कौन से भाव विकसित होते हैं? एक तो उत्तेजना का भाव विकसित होता है बालक में। उत्तेजना का भाव, हर्ष एवं सक्षमता, क्षमता विकसित हो जाती है। बालक में कैपेसिटी आ जाती है कि मैं ये कर सकता हूँ, के भाव विकसित होते हैं बालक में, के भाव विकसित होते हैं। तो बालक में विभिन्न प्रकार के भाव विकसित होते हैं और बालक समायोजित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? समायोजित हो जाता है, समायोजित हो जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई। बालक यदि समायोजित नहीं हो जाता है तो किशोरों में, इस अवस्था में बहुत सारी चुनौतियाँ उसके सामने आती है, जिससे बालक किस तरह से समाधान करता है या नहीं कर पाता है। यदि समाधान कर पाता है तो वह अच्छा नागरिक बन जाता है। यदि समाधान नहीं कर पाता है तो बहुत सारी चिंताओं में, वो भ्रांतियों में पड़ जाता है और अपना अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाता। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, बालक में कुछ जो है प्रमुख चुनौतियाँ किशोरों में, शुरुआत से लिखते हैं दोस्तों, किशोरों में प्रमुख चिंताएं या चुनौतियाँ।
किशोरों की प्रमुख चुनौतियाँ। क्या क्या चुनौतियाँ हैं किशोरों में, उन चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम 3 चुनौतियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज। तो सबसे पहले बालक में अपचार नामक चिंता है, चुनौती है, वो उसके सामने आती है दोस्तों। क्या आती है? अपचार। सबसे पहले बालक में अपचार का निर्माण होता है। मतलब बालक है कि समाज के नियम, समाज की व्यवस्था, उनसे वो समझौता कर लेता है और उनको न मानने का प्रयास करता है। मतलब सामाजिक नियमों को न मानना सामाजिक अपचार कहलाता है, जिसके बारे में हमने बाल्यावस्था में भी बात की थी। अब इसके बाद में बालकों में क्या होता है कि मादक द्रव्य है, जो मादक पदार्थ है, उनका दुरुपयोग करना सीख जाता है। तो दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। मादक द्रव्य है, उनका दुरुपयोग करना सीख जाता है बालक। इसके बाद में आहार ग्रहण करने संबंधी कुछ चुनौतियां होती है। तो तीसरी बात करते हैं हम आहार ग्रहण संबंधी चुनौतियां। अब दोस्तों हम इन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि अपचार क्या होता है, इनमें किन किन प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आती है और वह किस प्रकार से उनसे समाधान करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि बालक है वो अपचार की सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक अपचार। एक नंबर पर हम बात करते हैं कि सामाजिक अपचार में बालक किस प्रकार से समस्या उसके सामने चुनौतियां आती है और वह किस प्रकार से उसको हल करता है, कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपचार की। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों अपचार क्या होता है। तो अपचार के बारे में हम बात करते हैं कि समाज के जो नियम, रीति रिवाज, व्यवस्था है, उसको न मानना, उसके विपरीत कार्य करना ही सामाजिक अपचार कहलाता है। समाज के नियम, और विधि के विपरीत कार्य करना अपचार कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अपचार कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों कि समाज के नियमों के, कानूनों के, समाज जो चाहता है वो कार्य न करके उससे उल्टा कार्य करता है। जैसे समाज ने कौन कौन से हैं, इसमें एक नंबर बात करते हैं कि कर्तव्य विमुक्ता। बालक को कर्तव्य दे दिया कि आपको ये करना है, तो बालक उसे नहीं करेगा, उससे मुख मोड़ लेगा कि मैं ये नहीं करूँगा। तो बालक है वो उसमें अनुशासन का भाव है वो बिल्कुल नहीं रह जाएगा और उसमें नैतिकता भी खो देगा बालक। तो कर्तव्य विमुक्ता की इसका एक उदाहरण है दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करते हैं तो घर से भाग जाना। क्या करना? बालक घर से भाग जाते हैं। घर से भाग जाना मतलब बालक को अच्छे बुरे का, सही गलत का कहते हैं। तो बालक घर वालों को ये डर दिखा करके घर से भाग जाते हैं कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बालक चोरी करना सीख जाता है। क्या करना दोस्तों? चोरी। जब वो गलत कार्य करना सीखेगा तो चोरी या सेंधमारी, बालक है वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए चोरी करना सीख जाता है दोस्तों। इसके बाद में वो बर्बरतापूर्ण कृत्य करता है। क्या करता है दोस्तों? अगली बात करते हैं हम बर्बरतापूर्ण कृत्य क्या होते हैं दोस्तों? कि ऐसे कार्य करता है बालक जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है। बर्बरता पूर्ण कृत्य करता है, जैसे उसमें नकारात्मक आत्म पहचान बना लेता है। बालक चमकना चाहता है, या तो गलत करो या सही करो, तो अपनी नकारात्मक पहचान बना लेता है। इन लोगों में जब ये समस्या, ये अपचार हो जाता है, तो ये बालकों में क्या क्या, ये अपचार के क्या प्रभाव पड़ते हैं बालकों के? अपचार के बालकों पर प्रभाव। अपचार के
बालकों पर प्रभाव। बालकों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों? अपचार के बालकों पर प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो बालक है, बालक की इसकी एक नंबर बात करें तो बालक की नकारात्मक छवि बन जाती है, नकारात्मक पहचान बन जाती है। एक नकारात्मक पहचान बन जाती है। नकारात्मक पहचान कैसे बनती है दोस्तों? कि हर कोई कहेगा कि वो लड़का फलाना फलाना लड़का ऐसा है, वो गलत कार्य करता है। उसके बाद में उसके विश्वास की कमी हो जाती है। दूसरे नंबर कम विश्वास मतलब सही कार्य करने का उसमें विश्वास नहीं हो जाता, वो एडिक्ट हो जाता है गलत कार्य करने का। फिर उन लोगों की जो उपलब्धि है वो निम्न स्तर की होती है। क्या होती है दोस्तों? उपलब्धि होती है उन बालकों की, उपलब्धि निम्न स्तर की होती है। ऐसा कभी नहीं सोचा हमने कि गलत कार्य करने वाला बालक, चोरी करने वाला बालक कभी भी अच्छे कार्य करने में बहुत इंटेलिजेंट आ गया हो, क्लास टॉप कर गया हो। बहुत एक दो अपवाद हो सकता है दोस्तों, लेकिन अब हम जानते हैं कि अपचार के कारण क्या है। सभी बालक तो इसका दोषी नहीं होते, सभी बालक तो इन कार्यों को नहीं करते, लेकिन कुछ एक बालक है वो इसका दोषी, इसके आदी हो जाते हैं। तो अपचार के कारण क्या है दोस्तों? हम अपचार के कारणों की बात करते हैं। अपचार के कारण कि लोग अपचार क्यों करते हैं, समाज के नियमों को, रीति रिवाजों को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, उनकी क्या समस्या आती है, तो इसके क्या क्या कारण हैं दोस्तों? तो सबसे तो पहली बात यह है कि अनुपयुक्त अनुशासन। बालक में अनुशासन नहीं है, अनुपयुक्त 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 सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों अनुपयुक्त अनुशासन होता है कि उपयुक्त बालक अनुशासन में नहीं रह पाता। अनुपयुक्त अनुशासन, बालक अनुशासन में नहीं रहता है। अनुशासन में तो नहीं रहता है तभी तो यह समस्या उत्पन्न होती है। यदि हमने कह दिया और उसने मान लिया तो ये कोई समस्या होती नहीं। बालक समाज के नियमों का विरोध करना तो बात आती ही नहीं। अब है कि पारिवारिक विवाद, पति पत्नी में या फिर सास बहू में या भाइयों भाइयों में जो भी पारिवारिक विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद है दोस्तों, पारिवारिक विवादों के कारण भी बालकों में अपचार का जन्म होता है। फिर वो लड़ाईखोर बन जाता है। जैसा घर में देखता है वैसा ही करेगा, जैसा देखेगा वैसे ही करेगा। फिर माता पिता का कम सहयोग, माता पिता का कम सहयोग। दोस्तों वर्तमान समय ऐसा बन गया है कि रोजी रोटी चलाने के लिए माता व पिता दोनों को कार्य पर जाना पड़ता है। इसके लिए वो बालकों को समय नहीं दे पाते। फिर वो घर पर क्या करते हैं, आज वर्तमान में अधिकतर जो समाज है, अधिकतर लोग है, अधिकतर परिवार है वो एकल परिवार के उदाहरण है। तो फिर उनके घर पर ध्यान देने वाले लोग नहीं हैं, तो उनको सहयोग बहुत कम मिलता है दोस्तों। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली चुनौती है उसकी बात करते हैं कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग बालक करना सीख जाते हैं। दुरुपयोग, जो मादक पदार्थ है, द्रव्य है, उनका बालक दुरुपयोग करना सीख जाता है। अधिकतर हमने ये देखा होगा कि लोग बीड़ी पीना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं, तंबाकू खाना सीख जाते हैं, गुटखा खाना सीख जाते हैं। इस अवस्था कोई भी कार्य करने के लिए अति संवेदनशील है, बहुत ही संवेदनशील ये अवस्था है जिसमें बालक कुछ भी सीख सकता है। हमने बात की थी ना, जब कोई भी लकड़ी है वह हरी है तब उसको हम जैसे मोड़ना चाहते हैं मुड़ जाती है, लेकिन सूखने के बाद में हम उसको नहीं मोड़ पाते हैं। तो यही इसी अवस्था पर लागू होता है। किशोरावस्था में बालक अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। इस समय बालक है वो आमतौर पर सिगरेट पीना सीख जाता है, क्योंकि वो इस अवस्था में बालक कई बड़े लोगों के संपर्क में आता है और बड़े लोग कैसे रहते हैं उसकी कॉपी करना सीखता है। वो किसी को आदर्श बना लेता है, फिर उसके अनुसार कार्य करता है दोस्तों। तो फिर इस अवस्था में बालक सिगरेट क्या क्या मादक द्रव्य सीखता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो सिगरेट पीना सीख लेता है दोस्तों। क्या पीना सीख लेता है? सिगरेट। सिगरेट है, बीड़ी है, पान है, तंबाकू है, गुटखा है, ऐसे विभिन्न प्रकार के शराब है। इन सभी को सीखने का अति संवेदनशील काल है, ये अवस्था है, अति संवेदनशील काल है। तो दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इस अवस्था में बालक इन सभी को सीख ले लेता है। अब ये क्यों सीखता है बालक? इसका कारण है कि दबाव में समायोजन स्थापित करने के लिए बालक इन सभी से अपना गम भुलाने के लिए पीता है। क्या करता है दोस्तों? दबाव में समायोजन स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग करता है। मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? सुना होगा कि पीते हैं गम भुलाने के लिए। तो अपने उनके ऊपर जो भी दबाव होते हैं उनको भुलाने के लिए बालक इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, फिर नशे में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी कार्य बालक क्यों करता है? अब इनके कारणों पर बात करेंगे कि इसके क्या क्या कारण है कि बालक इनको सीख जाता है। सबसे पहली तो हमने बात की कि ये दबाव को कम करने के लिए सीखता है। तो मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कारणों के बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या कारण है जिसकी वजह से बालक मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करना सीख जाता है। दुरुपयोग के कारण क्या कारण है जिसकी वजह से वो ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? तो सबसे पहले बात हम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं कि दबाव होता है उनके ऊपर, समकक्षियों का दबाव। समकक्षियों का दबाव। बालक, उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये दबाव होता है। उसके माता पिता का भी दबाव होता है कि आप अच्छे बन के दिखो। जैसे हमने विकासात्मक कार्य के बारे में पढ़ा था ना कि समाज की कुछ प्रत्यक्ष अपेक्षाएं बालक पर होती है, उसे सामाजिक या विकासात्मक पाठ कहते हैं। तो उसको बालक जब पूरा नहीं कर पाता है, जैसे कोई बालक है कि 10th में पढ़ रहा है, माता पिता उससे अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा 90 अबव परसेंटेज बनाएगा। जब वो नहीं बना पाता तब वो एक डिप्रेशन में आ जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। उसके लिए बालक ऐसे कार्य करता है। फिर अगली बात करते हैं कि प्रौढ़ों के जैसा व्यवहार करने के लिए, प्रौढ़ों के जैसा व्यवहार करने के लिए यदि घर में कोई इनका सेवन नहीं करता है, करने के लिए बालक कहीं भी देखता है बड़े लोगों को ऐसा कार्य करते हुए। जैसे ये आम बात है कि कई लोग चौराहे पर ही शराब पी लेते हैं। कई लोग हर समय हमने देखा है कि गुटखा खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, हर जगह को ख़राब करते रहते हैं, मिराज खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। कई लोग तो अपनी क्या कहते हैं फैशन के लिए सिगरेट को पीते हैं कि लोगों में वट पड़ेगा कि मैं सिगरेट फलानी सिगरेट पीता हूँ। तो ये प्रौढ़ों की तरह व्यवहार करने की जो बालकों में इच्छा आ जाती है, उस इच्छा के कारण भी ये इनका सेवन करते हैं। फिर विद्यालय के कार्य का दबाव। कौन सा दोस्तों? विद्यालय के कार्य का दबाव, विद्यालय के कार्यों का दबाव। इस अवस्था में बालक ऐसा हो जाता है, हमने देखा है कि इस अवस्था में बालक होमवर्क वगैरह करने से बहुत परेशान हो जाता है, वो भी उसके ऊपर प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए ये किशोर अपनी जो है उनको समायोजन स्थापित करने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फिर सामाजिक दायित्वों का दबाव। इस अवस्था में हर किसी का उसके ऊपर ये अपेक्षा आशाएं रहती है कि आप ऐसे
करो। सामाजिक दोस्तों दायित्व दिए जाते हैं कि आप ऐसे करो। सामाजिक दायित्वों का दबाव, इतने सारे दबाव बोझ को बेचारा अकेला कैसे झेल सकता है। इन सभी को कम करने के लिए, गम को भुलाने के लिए ये किशोर इनका सेवन करते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करने के प्रभाव क्या क्या है, क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं कि बालक कैसा होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के प्रभाव के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि बालक आवेगशील हो जाता है। आवेगशील का मतलब क्या होता है? आवेगशील बालक हो जाता है। आवेगशील का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कार्य को आवेग में आकर बहुत कुछ भी कार्य करने से पहले वो सोचता नहीं है, आवेगशील हो जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सोचने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती, आक्रामक हो जाता है। आवेगशील होगा तो वो फिर आक्रामक ही होगा। आक्रामक कैसा हो जाता है दोस्तों? आक्रामक हो जाता है। आक्रामक का मतलब ये होता है कि हमने ये कह दिया कि आपको ये कार्य हमने दिया था और आपने कंप्लीट नहीं किया, तो वो कहेगा कर रहा था और ऐसे कर रहा था, और बहुत सारे आक्रामक रूप से होकर लड़ाई करने को लगता है। जब हम सामने से बोलते हैं तो बालक उत्कंठित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। तो इसके बाद में बालक है वो उत्कंठित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? उत्कंठित हो जाता है। फिर अवसादी हो जाता है, बालक में अवसाद का जन्म हो जाता है। अवसादी भी हो जाता है बालक, अवसादी हो जाता है, अवसाद जन्म ले लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है बालक। इसके बाद में उसमें जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, दूसरों के ऊपर विश्वास करने की जो उसकी शक्ति थी, वो भी अविश्वसनीय बालक हो जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है दोस्तों? अविश्वसनीय हो जाता है। अविश्वसनीय अविश्वसनीय हो जाता है बालक। उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है कि हमने इसको ऐसा कार्य करने के लिए कहा था, उसको ये कहा था, लेकिन वो उस कार्य को नहीं कर पाया। हमने पैसे दिए थे वो कार्य करने के लिए, लेकिन उसने शराब पी लिया। तो लोग उसके ऊपर विश्वास करना भूल जाते हैं, कम कर देते हैं कि विश्वास नहीं करते, अविश्वसनीय हो जाता है। फिर है कि आत्मसम्मान का स्तर है वो न्यून हो जाता है। इतने सारे करने के बाद में, इतने सारे कार्य करने के बाद में उसमें आत्मसम्मान होता है, जो आत्मसम्मान का स्तर है वो कम हो जाता है दोस्तों। आत्मसम्मान का स्तर न्यून हो जाता है, मतलब कम हो जाता है कि लोग उसको, वैसे कई बार हमने ऐसे लोग देखे हैं कि शराब पीते हैं, बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है, उसकी कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाता है कि ये सही कह रहा है। लोग यही कहेंगे कि ये शराबी है, दारूडिया है। तो इस बात को आपने समझना होगा दोस्तों कि इसके क्या कारण हैं, क्या प्रभाव है, इसके बारे में हमने बात की दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनके रोकथाम के लिए इतने सारे कार्य करेगा बालक व्यक्ति, तो फिर उसका आत्मसम्मान को तो कमी पड़ेगी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इनके रोकथाम के लिए क्या क्या कार्य चल रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है। इनकी रोकथाम, दुरुपयोगों की, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करने का रोकथाम, इनकी रोकथाम कैसे की जाती है। रोकथाम की दोस्तों बात करते हैं हम, तो रोकथाम के लिए जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार के नाम से भारत सरकार है, उसके द्वारा एक हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम। सोसाइटी बात करते हैं, कौन सी सोसाइटी है दोस्तों? सोसाइटी सोसाइटी फॉर सोसाइटी कौन सी है दोस्तों? सोसाइटी फॉर थिएटर, सोसाइटी फॉर थिएटर, सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन, इन एजुकेशन। सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन एक प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों? प्रोग्राम है। ये कहाँ का है? नई दिल्ली का। ये क्या करता है दोस्तों? ये इन सभी मादक द्रव्य पदार्थों को रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलाता है, मादक द्रव्य रोधी कार्यक्रम चलाता है। ये क्या करता है दोस्तों?
मादक द्रव्य रोधी कार्यक्रम चलाता है। क्या चलाता है दोस्तों? कार्यक्रम चलाता है। उन कार्यक्रम में ये क्या करता है दोस्तों कि 13 से 25 वर्ष के लोग हैं, 13 से 25 वर्ष 13 से 25 वर्ष के लोगों को नुक्कड़ नाटकों के द्वारा नुक्कड़ नाटकों के द्वारा नुक्कड़ नाटकों के द्वारा ये बताने का प्रयास करता है कि दोस्तों ये है वो बहुत ही बुरी बात है। नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करता है और इनके द्वारा जागरूक करता है। क्या करता है दोस्तों? जागरूक करता है। इनके दुष्परिणाम बताता है, प्रभाव बताता है कि ऐसे ऐसे कार्य करोगे तो ये होगा। तो जो हमारी ये सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम है नई दिल्ली का, ये इनके रोकथाम के लिए कार्य करता है दोस्तों। और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है, उसने इसको एक उदाहरण के रूप में आगे लिया है कि ये युवाओं में ऐसी बढ़ती गलत जो थ्योरी है, गलत सोच है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में ये बात की। अब हम अगले जो हमारा विकार है, चुनौती है, उसके बारे में बात करते हैं कि आहार ग्रहण करने संबंधी जो विकार है उसके बारे में बात करते हैं। इधर से भी एक क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक प्रबल संभावना है दोस्तों, क्योंकि जो आहार ग्रहण करने संबंधी चुनौतियां हैं, बात करते हैं तीसरे की। आहार ग्रहण करने संबंधी विकार। आहार ग्रहण करने संबंधित विकार है वो भी बालकों में आ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे दो विकार हैं हमारे पास। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। कौन सा है दोस्तों? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक नंबर की बात करते हैं हम, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है दोस्तों? एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की एक बीमारी है। ये हमें पिछले रीट का जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें ये आई थी, हमें देखने को मिली थी। तो ये समस्या है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करते हैं कि दोस्तों ये है कि किशोर इस समय एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी है, बालक स्वयं को भूखा रखने का प्रयास करता है। क्या करता है दोस्तों? स्वयं को किशोर है वो स्वयं को भूखा रखने का प्रयास करता है। क्या करता है दोस्तों? भूखा रखने का प्रयास करता है। भूखा रखने का प्रयास करता है। और क्या करता है दोस्तों कि स्वादिष्ट भोजनों को खाने से परहेज करता है। स्वादिष्ट पदार्थों को खाने से परहेज करता है। क्यों करता है? क्योंकि परहेज क्यों करता है? क्योंकि मोटापे से डरता है। मोटापे से डरता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, भद्दा लगूंगा। ऐसा क्यों डरता है? क्योंकि वर्तमान समय में एक थिंक बन गई है कि पतले लोग अच्छे होते हैं, इसलिए वो ऐसा कठिन प्रयास करता है। फिर क्या करता है कि स्वयं को पतला रखने का कठिन प्रयास करता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्तमान समय में मीडिया का युग है। मीडिया में बहुत सारे ऐसी लोग हैं, ऐसे विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें वो देखता है कि आप स्लिम बनिएगा, अच्छे दिखेंगे, अच्छे लिखेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। इस प्रकार से लोग हमेशा, किशोर है वो हमेशा अपने आप को पतला रखने का प्रयास करते हैं, दुबला पतला बनाने का एक कठिन प्रयास करते हैं दोस्तों। अब हम इसके बाद में अगला जो विकार है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगला विकार है बुलिमिया। कौन सा है दोस्तों? बुलिमिया। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो पिछले बार एग्ज़ाम रीट में आया हुआ है 2017 की रीट में, जो 11 फरवरी को
एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें आया हुआ है दोस्तों। अगला जो हमारा विकार है, अगला विकार कौन सा है दोस्तों? बुलिमिया। कौन सा है? बुलिमिया। 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 बुलिमिया कौन सा है दोस्तों? बुलिमिया। बुलिमिया को हम क्षुद्रतिशयता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्रतिशयता। अक्षुद्या किसे कहते हैं दोस्तों? भूख को कहते हैं। अक्षुद्रतिशयता भी इसी बीमारी का या इसी विकार का नाम है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि क्षुद्रतिशयता विकार है, ये भी किशोरावस्था में किशोरों में पाया जाता है दोस्तों। इसमें यह होता है कि बालक है, वह किशोर है, वो स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता रहता है। मतलब है कि वह स्वादिष्ट पदार्थों को तो खाता रहता है, उसका आनंद उठाता रहता है, सबके सामने ऐसे नहीं लगने देता कि मैं ये नहीं खाता। मतलब है कि ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसको नहीं दिखाता है। उसमें तो क्या कहता है कि वो सीधा ही कह देता है कि मैं इनको नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा तो लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या करता है कि क्षुद्रतिशयता जो बुलिमिया नाम की जो विकार है, जो किशोरों में पाया जाता है, इसमें बालक ऐसे फ्री माइंड होके स्वादिष्ट पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को, जीभ को आनंद देता रहता है। लेकिन बाद में वो क्या करता है कि उल्टी के द्वारा या वमन के द्वारा इनका निष्कासन करता है। क्या करता है दोस्तों? निष्कासन करता है। मतलब ये है कि बालक ने जो खा लिया उसको वापस निकालता है, पेट में पचने नहीं देता है, डाइजेशन नहीं होने देता है, वापस निकालता है। और कभी कभी उपवास भी रखता है। दोस्तों। उपवास क्यों रखता है, इसका कारण बता दूं कि उसको स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत हो गई है। तो जब उपवास रखता है, दिन भर भूखा रहता है, तो उसके बाद में उसको स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, इसलिए वह उपवास रखता है। तो दोस्तों, आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विकार है जिसमें किशोर अपने आप को भूखा रखता है, मतलब उपवास करता है। तो उसमें ऑप्शन में आपको ये भी दिया जा सकता है, जो बहुत भारी भरकम शब्द है, जो मुझे भी पढ़ना नहीं आ रहा है, क्षुद्रतिशयता, ये भी दिया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। अभी जो हमारी हवा की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बाहर बहुत ही भयंकर आंधी चल रही है आज, जिसकी वजह से आवाज़ में समस्या आ सकती है। लेकिन समझाने में और समझने में हमने कोई कमी नहीं की है। आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, जो आपके समझ में आया होगा। दोस्तों, पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, ताकि आपको किशोरावस्था अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और ये चुनौतियां हैं, उसको विशेष कर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत ही प्रबल संभावना मुझे लगती है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है उसके बारे में सोचते हैं। आपने ये सेशन पूरा देखा हो, समझा हो, तो पूरा ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम समझाते हैं ऐसा लगभग लोग बहुत ही कम समझाते हैं। हम बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ से निकाल कर लाते हैं, जो एग्ज़ाम में आता है या आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। जो आपको बताना है वह सही बताना है, और समझकर बताना है, अच्छे तरीके से समझाना है दोस्तों। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पिछले वीडियो है उनको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके।
तो मस्त रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और देखते रहिएगा बालोतरा आश्रम और हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, कहीं न जाइएगा। धन्यवाद।